There are few things which I'll tell about, like there are few things to share with you about the classes. पहला, क्लासेस का टाइमिंग आपको मालूम है 6:15 से 7:15 रख रहे हैं. 6 o'clock एग्जैक्टली क्लास खत्म हो जाती है. इफ यू वांट टू कम अर्लियर यू कैन कम हियर. इफ यू वांट टू कम एट 5, इफ यू वांट टू कम एट 4:30 यू कैन कम हियर. दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. कभी जल्दी आ जाते हैं आप, जल्दी आ सकते हैं. वी हैव अ ह्यूज स्पेस हियर, आप पीछे बैठ के अपना काम कर सकते हैं. सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. 5 बजे आ सकते हैं. 5 बजे मेरी जनरली यहाँ क्लास चालू हो जाती है सीनियर के साथ. यू कैन सिट ऑन द लास्ट बेंचेस, वहाँ बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है आपको कि आप थोड़ा जल्दी आ गए तो. ठीक है. आफ्टर द क्लास इफ यू वांट टू स्टे डू लेट मी. कई बार क्या होता है कि हमारे पास हमने हमने कुछ मैंने आपको कोई काम दिया, आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो आफ्टर द क्लास यू कैन जस्ट स्टे और आप मुझसे वो चीज क्लियर कर सकते हैं. वट एवर आई एम डूइंग हियर इन द क्लास वो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ. वो रिकॉर्डिंग मैं एक चैनल मैंने बना रखा है, नॉट टू गेट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. So I have no issue with that. वो जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे मैंने रिकॉर्डेड क्लास करके अपने स्कूल के स्टूडेंट को देने के लिए स्टार्ट करी थी. ग्रेजुअली दैट प्रोसेस गोज ऑन. तो मैंने उसे डिसकंटिन्यू नहीं करा. यू कैन सी आपको ऑफलाइन भी यहाँ पर होगा. इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्यूटिंग इज अ प्रॉब्लम, यू आर आउट ऑफ स्टेशन, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं. बट ऑनलाइन शुड नॉट बी अ फ्रीक्वेंट थिंग. इन केस ऑफ डायर इमरजेंसी आप ऑनलाइन क्लासेस करें, अदरवाइज यू शुड कम ऑफलाइन. ठीक है जी. क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी. एज सुन एज क्लास इज ओवर रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा. लिंक आपके क्लास ग्रुप है, वट एवर क्लास ग्रुप आई हैव फॉर्म्ड उस पर मैं आपको सारे के सारे लिंक आपको तुरंत से दिख जाएंगे. क्लास ग्रुप में आपको क्या करना है, यू हैव टू मार्क योर प्रेजेंस. मैं भी आपको वाईफाई का पासवर्ड दूंगा, वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे. जैसे ही आप आएंगे क्लास में इट विल बी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड. अपने आपको प्रेजेंट करेंगे, अपने फोन वहां रखेंगे और 1 घंटा बिना फोन के पढ़ाई करेंगे. इफ योर पेरेंट्स हैव एन इमरजेंसी दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फोन. इट विल बी रेडी है, मेरे हाथ में ही रहता है. उन्हें जो भी परेशानी होगी मुझे बताएंगे. ठीक है, दे कैन कॉल मी. लेकिन 1 घंटा या सवा घंटा जो भी हमारे पास होता है वी विल यूज दैट प्रोडक्टिवली. फोन वहां रहेगा, दैट विल बी बेटर. आपकी प्रेजेंस लगने से योर पेरेंट्स विल बी अवेयर कि हाँ हमारा बच्चा क्लास में पहुंच गया है. तो एज सुन एज यू एंटर हियर यू टू मार्क योर प्रेजेंस. दैट्स फाइन. अच्छा, अगर आप एब्सेंट हैं तो आप मुझे एक पर्सनल चैट पे एक मैसेज भेज देंगे कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एज सुन एज क्लास इज ओवर फिर मैं पेरेंट्स को मैसेज भेजता हूँ कि बच्चा नहीं आया. सो दैट शुड नॉट बी देयर. इफ देर इज अ जेन्युइन रीजन आप छुट्टी ले सकते हैं, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. लेकिन आपके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए. आपके सीनियर क्या करते थे, क्लास नहीं आते थे और यहाँ से बच्चों से 200-500 मीटर की दूरी पे टी शॉप, बड़ा बढ़िया एक टूरिस्ट और हैपनिंग डेस्टिनेशन है, वहां जाके वो चिल करते थे. तो आप पढ़ने के लिए आएंगे, चिल करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे. ठीक है. और क्लास खत्म हुई, यू हैव टू गो. जब आप यहाँ पर आते हैं आपके पेरेंट्स से ड्रॉप करते हैं. इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ कमर्शियल प्लेस. तो कोशिश करिए कि गाड़ी थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में उतार के एंड यू कैन वॉक इन टू द क्लास. तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. उससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा. एंड बीइंग अ गुड सिटीजन हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आसपास का ट्रैफिक ना रोकें, किसी को परेशानी नहीं पैदा करें. ठीक है जी. दैट इज देयर. नाउ अंडरस्टैंड, आई बिलीव इन टू थिंग व्हेन आई एम डिलीवरिंग द कंसेप्ट. या तो आपको आया या आपको नहीं आया. कुछ बच्चे बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा आ गया, थोड़ा कुछ नहीं होता. या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा. आई बिलीव इन दैट थिंग. तो जब भी आप कोई कंसेप्ट सीखेंगे सो यू हैव टू कीप दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड कि या मुझे आया या मुझे नहीं आया. ठीक है, नहीं आया रिकॉर्डिंग्स होती है, मेरे पास आप आके बैठ सकते हैं. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे विल बी योर क्लास हियर. और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप यहाँ आके प्रैक्टिस करना चाहें, कुछ और सीखना चाहें, मोस्ट वेलकम. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया तो आप उसी 1 घंटे में आके करेंगे सब कुछ. अपने ऑल्टरनेट डेज में भी आ सकते हैं, कीपिंग द शेड्यूल ऑफ अदर क्लासेस इन माइंड. so that will not be a problem. ठीक है. नेवर एवर हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चंस. अगर मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन जो है दैट इज बेनिफिशियल टू एवरीबडी, आई विल आंसर इन द क्लास. अगर मुझे लगे कि नहीं इट इज योर स्पेसिफिक डाउट, तो मैं क्लास के बाद आपसे, जैसे ऑनलाइन वालों के साथ भी यही है, मैंने बोल दिया ओके टुडेज क्लास इज ओवर, क्लास बंद कर लेंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह बंद हो जाएगी. बट दोज हु आर ऑनलाइन दे कैन स्टे इन द क्लास, दे कैन आस्क मी डायरेक्टली. आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड दिख रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है. कोशिश करने की क्लास कंटिन्यूटी में चले. 11th इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन फॉर एवरीबडी. आप 11th में जो भी पढ़ रहे हैं
जब आप आगे चल के बीकॉम ऑनर्स करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, बीसीए करें, एमसीए करें, एमबीए करें, कहीं भी जाएंगे, 11th में जो पढ़ेंगे मेजरली वो आपका आता है इन सब सीनियर क्लासेस में। सो इट्स टोटली अ बेस बिल्डिंग, आपको इसका ध्यान रखना है। अब मुझे बताइए आप लोग, आपके मन में क्या परसेप्शन है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के लिए? क्या लगा, कैसा होगा? अभी थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कैसा होगा, बोलिए क्या लगता है आपको? अब पढ़ा ही नहीं तो फिर क्या बताएंगे, है ना? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अकाउंटेंसी इज फुल ऑफ मैथमेटिक्स? एक, दो, नहीं लगता? आप दोनों को नहीं लगता? आपके तो भाई ने पढ़ाई करी है, आपकी दीदी ने पढ़ाई करी है, इसलिए आपको आइडिया होगा। व्हाट अबाउट यू? भयंकर मैथ्स, मैथ्स कूट कूट के भरा होगा, है ना? हाउ डिड यू गॉट दिस आइडिया? हाँ, व्हाट अबाउट यू? कैलकुलेशंस, अच्छा ठीक है। यू यू आर, यू हैव नो आइडिया? व्हाट अबाउट यू? नो आइडिया। ऑनलाइन में एनीबॉडी इज हैविंग एनी आइडिया? उन्हें लगता हो कि ये इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स है, किसी को लगता है ऐसा? अनंत को, आर्या को, विधि को लगता है आप लोगों को ऐसा कुछ, या शौर्य को? नो सर। नहीं लगता? देखो भाई, छोटी सी बात समझना, क्या आपको प्लस करना आता है? सबको आता होगा ना? नाइस। क्या आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है? आता है? दैट्स गुड। क्या आपको मल्टीप्लिकेशन आती है? आती है? आती है ना? क्या आपको डिवीजन आता है? आता है? यू नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज? आता है? आपको 1/2 × 3/1 मल्टीप्लाई करना आता है? ठीक है। आपको 1/2 + 1/4 करना आता है? आता है? इससे ज्यादा मैथ्स अकाउंटेंसी में है ही नहीं। नो मैथमेटिक्स एट ऑल। अगर आपको आता है, यू आर ऑन अ वेरी सेफ जोन। अच्छा, एट टाइम्स स्टूडेंट को ना परसेंटेज निकालना भी नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपको 10 तक की टेबल आती है? 9, 7, 8 आती होगी ना? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे 15 तक की भी टेबल आती हो? आती है? 20 तक की टेबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना? मेरी एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, और सिर्फ एक एडवाइस है कि कोशिश करें 20 तक की टेबल तो 11th में याद कर लें, और प्लस 10 और करके 30 तक की टेबल 12th में याद कर लें। ठीक है, ऐसा कर लें। इट विल बी इमेंसली बेनिफिशियल टू यू। कारण क्या होता है, देर आर सर्टेन टॉपिक्स इन 12th जिनमें हमें बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। वो एक ही चैप्टर है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, फ्री के 4 नंबर होते हैं। कई बार मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज करना, उसमें गड़बड़ हो जाती है। बेटा इसको ना अंदर रख लो, ड्रॉर के अंदर। तो क्या होता है कि उसको एक एक नोट की कॉपी इनको भी दे दो, पास कर लीजिए। वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी वॉज फ्रॉम डीपीएस मथुरा रोड, शी ज्वाइंड मी इन क्लास 12th, और उसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। आप में से कितने लोगों की हैंडराइटिंग खराब है? 1, 2, 3, 4, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, 11th में ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा टिप्स होता है, उससे दूंगा, उससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। राइटिंग उसकी अच्छी नहीं होती थी, कैलकुलेशन में गड़बड़ करती थी। मैंने उसे कहा बेटा अब तुम 12th में आ गए हो, 30 तक की टेबल याद कर लेना। तो उसने कहा सर डेफिनेटली मैं याद करूंगी। 3, 4 महीने का टाइम लगा उसको, बट शी हैज एबल टू रिकॉल इट, उसने अच्छे से उसको याद कर लिया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि 30 तक की टेबल याद करेंगे तो करियर में असीम ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली की वो बच्ची कहाँ है अभी? शी गॉट 100 इन अकाउंटेंसी, 100 इन बिजनेस स्टडीज, इको। मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था उस समय उसको, हम अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज दोनों में उसके 100 आए थे। और प्रेजेंटेशन, और सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में उसका सिलेक्शन हुआ था, एसआरसीसी में उसका सिलेक्शन हुआ था। शी जॉइंड एसआरसीसी, एसआरसीसी के बाद उसने प्लेसमेंट लिया, कॉलेज में अच्छा रैंक लेके आई थी वो, प्लेसमेंट लिया। और प्लेसमेंट लेने के बाद अभी पिछले साल शी जस्ट कॉल्ड मी अप, हम लोग टच में थे, शी जस्ट कॉल्ड मी अप इन ईच एंड एवरी क्रूशियल डिसीजन ऑफ लाइफ। वो मुझे कॉल करती थी, एंड विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, इफ आई एम एबल टू एडवाइस आई यूज टू एडवाइज हर, इफ आई एम नॉट एबल देन आई हैव अ यू नो कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स, दोज वर वेरी हेल्पफुल। हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं किसी का नंबर देता था, शी वुड हैव टॉक टू देम, और वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। शी जस्ट टोल्ड मी कि सर मेरा अब वॉटन बिजनेस स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है। यू नो व्हाट इज दैट? बेस्ट एमबीए कॉलेज इन द वर्ल्ड, आईवी लीग का एक बेहतरीन कॉलेज है, वॉटन बिजनेस स्कूल, फिलाडेल्फिया,
यूएसए में। तो इट्स हर सेकंड ईयर नाउ। मेरे से बोली कि आप इस साल यूएस आएंगे क्या? मैंने कहा नहीं, इस साल मेरे बच्चों ने मौका नहीं दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा। अगले साल मौका मिला तो आई डेफिनेटली कम एंड मीट यू। और उनके पैकेजेस जो होते हैं अनइमेजिनेबल होते हैं। वॉर्टन ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो बहुत शान। आई जस्ट टेल यू एग्जांपल। एक इन्वेस्टमेंट कंपटीशन जीत के हम आ रहे थे, तो मेरे पास वॉर्टन बिजनेस स्कूल का एक बड़ा सा चेक था और एक ट्रॉफी थी। तो मैं एक फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में गया। वहां पर मैं एक लेडीज पर्स और कुछ चीज देखने लग गया। तो इसकी जो ओनर मुझे बोली, ओ यू वॉन्ट इट फ्रॉम वॉटन? मैंने कहा यस वी वॉन्ट इट, फॉर यू 25% डिस्काउंट इन माई शॉप। मतलब इतना नाम फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के अंदर, वॉटन का नाम वहां तक चल रहा था, जबकि मैं कुछ भी नहीं था, मेरे बच्चे नाम जीत के लाए थे। ठीक है। एम हाई, थिंक बिगर। लेकिन वट एवर यू हैव टू डू, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11th। ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपको प्लस इससे ज्यादा मैथ्स आपको नहीं चाहिए होता है। जितनी मेहनत आप साइंस में करते हैं, ठीक है, अगर आप उतनी मेहनत यहाँ करेंगे तो इंडिया का हर कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर लेगा। बी इट इज एसआरसीसी, सुखदेव कॉलेज, आईएम इंदौर, कोई भी अगर आप बात करेंगे, कोई भी हाई प्रोफाइल कॉलेज, एवरीबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू हियर प्लीज। एवरीबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू हियर। ठीक है। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। सिर्फ फोकस होके काम करना है। वट एवर इज वट एवर टास्क इज गिवन टू यू, उसको एक दिन का एक दिन में पूरा कर लिए। कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो देयर, रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। और कोई बैकलॉग मत रखिए। 11th इज फन। ठीक है, लेकिन जो लोग बैकलॉग बना के चलते हैं और नहीं करते ढंग से, वो उनके साथ परेशानी हो जाती है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ट्राई टू बिल्ड अ गुड रेपो विद योर स्कूल टीचर्स। हमारी आदत क्या होती है, हमारे स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, हमारे स्कूल में समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इधर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन स्कूल, या मेरे पास सीखिए, एक ही बात है। ठीक है। संस्कृत का एक श्लोक होता है, विद्या ददाति विनयम। कैन यू एनीबडी टेल मी क्या मतलब होता है उसका? एजुकेशन, एजुकेशन गिव्स यू मॉडेस्टी। ठीक है, ये श्लोक काफी लंबा है लेकिन छोटा सा पार्ट है। ह्यूमिलिटी मिलती है आपको, मॉडेस्टी आपको मिलती है। ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट सीखे तो उसका घमंड मत करिए। आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसे नहीं आता, उसको समझाइए, दैट्स फाइन। इट विल मेक यू शार्प। विद्या तो बांटने से बढ़ती है भाई। आप अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन द पर्सन हु इज एक्चुअली इन नीड, उसको जरूरत नहीं, उसके साथ आप अपना टाइम खराब करेंगे। तो एक बार वन ऑफ माई स्टूडेंट अगेन फ्रॉम डीपीएस मथुरा रोड, उसके बहुत अच्छा मेरे से वो कंसेप्ट सीखता था। स्कूल में जाके अपने टीचर से लड़ाइयाँ लड़ता था। बाई चांस हिज टीचर वॉज अ वाइस प्रिंसिपल, सब्जेक्ट टीचर थे, उनसे वो पढ़ता था। और मेरे से कोई कंसेप्ट सीखा, आपने तो ये नहीं सिखाया जी, आपने वो नहीं सिखाया, मैं जो आपको सिखाऊंगा वो एक लेवल ऊपर सिखाऊंगा बोर्ड से। मतलब वट एवर इज योर सिलेबस, उससे थोड़ा सा ऊपर का मैं लेके चलूंगा आपको, सो दैट योर बेस इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। तो वो बच्चा क्या करता था, जाके वाइस प्रिंसिपल से, उसके बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80 आए। ठीक है जी। प्रैक्टिकल में 20 में से 16 नंबर आए। तो आप बताइए गलती किसकी थी? भाई क्यों लड़ रहे हैं आप स्कूल के टीचर से? किस बात की लड़ाई? इफ यू नो द कंसेप्ट वंडरफुल, इफ यू डोंट नो, आई एम हियर टू गाइड यू आउट। तो टीचर से लड़ने की जरूरत क्या है? ठीक है। और गुरु तो गुरु ही है। भाई हो सकता है कि उनके पास सिलेबस का प्रेशर हो, उनके पास टाइम क्रंच हो, तो वो थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ शॉर्ट में नहीं चल रहे ना, वी आर गिविंग एवरीथिंग। तो स्कूल के टीचर से कोई कॉन्फ्रंट्रेशन कभी नहीं लेके चलना है। ठीक है, कभी नहीं लेके चलना है। और वो कॉन्फिल्ट्रेशन जो होता है, इट इज हार्मफुल फॉर। ये तो डीपीएस मथुरा रोड का, बाल भारती का, सबमिल का, इवन मेरा छोटा सा स्कूल है वहां पे भी इट हैपेंस। हम लोग फिलाडेल्फिया पहुंचे, मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया, मेरी इको में कह रहे सर इको में मेरे 99 आए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कह रहे लेकिन मेरे प्रैक्टिकल में एक नंबर काट लिया स्कूल ने। अब मैं क्या करूं? बिजनेस स्टडीज में 100, अकाउंटेंसी में 100, इंग्लिश में 100, इको में भी 100 आना था उसका, 99 कर दिया। क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी स्कूल टीचर के साथ। सर 100 आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। वेदर यू आर गेटिंग 100 इन पेंटिंग स्कल्पचर, वो भी 100 अपने आप में 100 होता है। एंड इफ यू आर गेटिंग इन कोर सब्जेक्ट, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो मतलब कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि फ्यूचर में आपको परेशानी हो इन स्कूल एनवायरनमेंट। अब कॉर्डियल, आप लोगों को एलओआर लिखवाने होंगे अगर आप जाएंगे 12th क्लास के बाद, तो अब टीचर तो सारी चीजें याद रखेगा ना। आपके सीनियर्स को मैं जानता हूँ, टीचर ने कितना घिसा घिसा के एलओआर दिया है यहाँ पर। सो नहीं, और ये अच्छे रिलेशन इज ऑलवेज। देखिए, नेटवर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग होती है, ये आपने सुना होगा। नेटवर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग होती है। सो लाइक वर्क मोर एंड मोर ऑन नेटवर्किंग।
कॉन्फ्लिक्ट नहीं पालिए, नेटवर्किंग पे काम करिए। एनीवे, अच्छा देखिए, मेरा टारगेट क्या रहेगा आपको? मेरा टारगेट रहेगा आपको कंसेप्ट देना। आई गिव यू कंसेप्ट। पहली चीज, कंसेप्ट ओरली दूंगा, नोट्स है उनकी फॉर्म में दूंगा। अब आपके सामने एक दिख रहा होगा ना, अभी ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। दिस इज अवर सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अभी मैंने शुरू नहीं कराना था। ये नोट मेरे पास हैंडी थे तो आई हैव गिवन इट टू यू। ऐसे ही नोट्स की सॉफ्ट कॉपी यू विल फाइंड आउट इन योर ग्रुप, और हार्ड कॉपी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। आई बिलीव इन गिविंग कलर प्रिंट आउट। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कलर प्रिंट आउट पढ़ने में अच्छे होते हैं, मार्क करने में अच्छे होते हैं। एक बढ़िया से फोल्डर बना ले एंड एवरी डे यू हैव टू कैरी इट विद यू। ठीक है, कंसेप्ट। फिर हम बात करेंगे एक्यूरेसी पे। अभी हम बोर्ड का पेपर चेक कर रहे हैं स्कूल में। हमारे स्कूल में सेंटर पड़ा है, हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स हैं पेपर चेक करने के लिए। वी गॉट 2100 पेपर्स। देयर आर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गेट 80 आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 80 मिलना था उनको। लेकिन एक बच्चे ने पता क्या करा, ऐसा लिखा था 25250 माइनस 12250। क्या होना चाहिए आंसर बताइए? दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो। कितना होना चाहिए? उसने ऐसा कर दिया, सिर्फ ये गलती कर दी। क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर उसको? उसने क्या लिखा, ये कर दिया। इस गलती की वजह से एक नंबर कट गया उसका। मैं दिस इज एथिकली नॉट गुड कि मैं इसको ठीक करूं। दैट स्टूडेंट गॉट 79 आउट ऑफ 80 सिर्फ इसी छोटी सी गलती की वजह से। यही उसने जनरल एंट्री में डाल दिया, वो एंट्री खराब हो गई उसकी। एवरीथिंग, एवरी कैलकुलेशन, इसको करने के तीन चार स्टेप थे, सारे स्टेप ठीक करे उसने। बस इसमें से ये माइनस उसने गलत कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट एक नंबर उसका कट गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। पेपर में क्वेश्चन था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनरशिप डीड सेज उसे 10% इंटरेस्ट पर एनम देना है। फिर क्वेश्चन ने लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड 10%, 6%, 5%, नन ऑफ दिस। कंसेप्ट होता है ट्वेल्थ क्लास में, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो जो लिखा है उसके साथ चलेंगे ना। आप तो ट्वेल्थ के बच्चे नहीं है ना। कॉमन सेंस क्या कहती है? वट एवर इज मेंशन इन एग्रीमेंट यू विल मूव एज पर दैट। एग्रीमेंट में 10% था तो आपको 10% ही देना चाहिए ना। आंसर में 6% लिखा है, 80 से 79 हो गया, फिर दोबारा से क्या करें? वी हैव नो ऑप्शन, हम करेक्ट थोड़ी करेंगे उसको। आप देखिए, परफेक्ट 100 से वो मिस हो गए। डेफिनेटली उनके स्कूल ने उनको कितना दिया होगा, 20 में से 20 दिया होगा, लेकिन दे मिस्ड इट। इस तरह की सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अच्छा, हम क्या करेंगे? कंसेप्ट है, एक्यूरेसी है, वी विल वर्क ऑन स्पीड एज वेल। अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पर उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि बच्चे को क्या हो, स्पीड भी आए। ट्वेल्थ के बच्चे हैं, सो दे, अभी मेरे स्टूडेंट जो ट्वेल्थ वाले हैं, वन स्टूडेंट फ्रॉम आई मतलब शी वॉज फ्रॉम इंदौर, वो ऑनलाइन मुझसे जुड़ती थी। उसने अपना पेपर 2 और 30 मिनट से पूरा कर लिया था। एक बच्चा 2 और 15 मिनट में पेपर पूरा कर लिया था उसने। इतनी स्पीड है उनकी, इतनी प्रैक्टिस है उनकी। और उसके बाद फिर सारा कुछ रिवाइज करा, सब कुछ रिवाइज करा। डेफिनेटली अगर कोई सिली मिस्टेक ना हो उनसे, 100 तो आएंगे उनके। 3 घंटे का पेपर है जिसे पूरा करने में लोगों को लगता है कि पेपर लेंदी है, लेकिन फिर भी 2 और 45 मिनट, 2 और 30 मिनट में, हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए पेपर लेंदी है, कुछ स्टूडेंट का 8 नंबर 5 नंबर छूट भी जाता है उसी पेपर में। वो तो 45 मिनट पहले करे बैठे हैं, आधा घंटा पहले करके, 15 मिनट पहले करके बैठे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन यू हैव अ स्पीड? और बेटा स्पीड कैसे आती है पता है? स्पीड आती है प्रैक्टिस से। इट विल गिव यू स्पीड। मैंने एक चैप्टर करा दिया, ठीक है, अब आगे बढ़ गए। मैंने दूसरा चैप्टर कराया, हम और आगे बढ़ गए। लेकिन अब आपको क्या करना है? फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के वीक में एक बार वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जो आपको डिफिकल्ट लगे थे उनको रिवाइज करना है सिर्फ। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इसके लिए आपको, अब आपने देखा होगा ना, एग्जाम से पहले आप क्या करते हैं? पुराने सारे चैप्टर उठा के एक एक क्वेश्चन को करना, सॉल्व करते हैं। नहीं, हमें यहाँ सीखना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का जमाना चला गया, हमें स्मार्ट वर्क सीखना है। पहली बार में आप हार्ड वर्क करेंगे, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई स्मार्ट वर्क टेक्निक्स। आप एक एक्सरसाइज, रीड मैथ्स इन क्लास 10th, आप एक एक्सरसाइज करते होंगे। एक्सरसाइज में चलो सपोज 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 डिफिकल्ट होते हैं क्या? बताइए, आपने तो 10th में मैथ्स पढ़ा होगा। ऑनलाइन में बताइए मुझे। अनंत, आपने 10th क्लास में मैथ्स पढ़ा होगा बेटा, तो क्या एक चैप्टर में आउट ऑफ 20 ऑल द 20 क्वेश्चन आर डिफिकल्ट? बोलिए नो अनंत। सर। 4 5 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं ना, उनको मार्क कर लीजिए, उन पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सो व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज देम, उन्हीं 5 क्वेश्चन को रिवाइज करो ना।
क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम वो नहीं हुए थे तो एग्जाम में भी आपको ट्रबल करेंगे, रिवाइज देम। दैट्स द स्मार्ट स्ट्रेटजी टू रिवाइज। आराम से हो जाता है। गॉट इट? तो हम स्पीड की बात करेंगे, हम एक्यूरेसी की बात करेंगे, कंसेप्ट की बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं बोलता हूँ क्या, वो होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, इस पर भी काम करेंगे। कोई सीनियर बैठे हैं पीछे, इफ फॉर्मेट इज नॉट ड्रॉन, अकाउंटिंग में बहुत सारे फॉर्मेट बनते हैं। पहले क्या होता था, आज से पिछले साल तक बोर्ड की आंसर शीट में फॉर्मेट बन के आते थे, अब नहीं आते हैं। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, बोर्ड का इंस्ट्रक्शन होता है कि 25% मार्क्स काट लिया जाए बच्चे का। इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स और आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है, तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। पूरा क्वेश्चन ठीक होते हुए आपको कितना मिलेगा? 6 मार्क्स मिलेगा। ये नुकसान होता है। वेदर यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम और इन माई क्लास और इन स्कूल, स्टार्ट डेवलप स्टार्ट ड्रॉइंग द फॉर्मेट। पेंसिल स्केल रखिए, फॉर्मेट। जब आप ट्वेल्थ में आ जाएंगे ना, पेंसिल स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे हाथ से सी सिंपल लाइनें खींचना शुरू कर देंगे। प्रेजेंटेशन का बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट होता है। फॉर्मेट नहीं बने हुए, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, अननेसेसरी यू विल लूज द मार्क्स। कोई बच्चा मुझसे पूछेगा फॉर्मेट बनाने के नंबर मिलेंगे क्या? ना, सिर्फ फॉर्मेट बना के आपके नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मेट के अंदर कंटेंट होना जरूरी होता है, उसके नंबर मिलेंगे। तो जब मेरे साथ साथ चलेंगे आप, तो आपको, अच्छा, जब बार बार बोलने के बाद भी आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, तो जो भी काम किया होगा, आई टेयर इट आउट, आई थ्रो दैट इनटू द डस्टबिन, फिर आपको बुरा लगेगा। तो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग कि ठीक है, आई एम वेरी फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स, बट एज फार एज वर्क इज कंसर्न, नो कॉम्प्रोमाइज ओवर दैट। बिकॉज मैं आपको फ्री में तो पढ़ा नहीं रहा, आपसे फीस ले रहा हूँ। एंड इफ आई एम टेकिंग फीस फ्रॉम यू, आई बिलीव इन गिविंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? आपके नंबर। आप में से हर बच्चा अपने स्कूल में अच्छा करेगा। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, 11th में तो नहीं थे, 12th में, दे आर प्रोबेबल टॉपर इन देयर स्कूल, स्पेशली इन माई सब्जेक्ट। और जब आप एक सब्जेक्ट में एक्सेल करते हो ना, बाकी सब्जेक्ट में भी असर चलता है उसका। फिर वो अंदर वो आग निकल आती है, वो एस्पिरेशन जाग जाती है कि हाँ, हमें अच्छा करना है। ठीक है, एंड यू विल एंजॉय द प्रोसेस। धीरे धीरे करके हम चलेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव इन सरप्राइज टेस्ट। मैं आपको बोल के नहीं लूंगा कि भाई हाँ, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। किसी भी एक दिन बोलेंगे चलो भाई टेस्ट लेते हैं, ऐसा करके चलेंगे। गर्म लग रहा है? गर्म लग रहा है? तो सरप्राइज टेस्ट होंगे, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, चैप्टर बता दूंगा सप्ताह के शुरू में कि भाई हम इन चैप्टर का टेस्ट लेंगे, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है। आप में से किसी के अंदर कोई किसी तरह की बात हो कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं करना, हमारे साथ वैसा नहीं करना, वो मुझे बताइए। ऐसा कुछ लगता है किसी को? बोलिए। समबडी सेज कि नहीं नहीं सर, हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करिए। ठीक है। अच्छा, जब हम टेस्ट लेते हैं, तो अब अ, मैं मार्क्स अनाउंस करता हूँ। सब सबको मालूम चलना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस आसपास क्या है। दैट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कईयों को लगता है कि नहीं, हमारे नंबर क्यों बता दिए? बता दिए, बता दिए। जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो भी तो दुनिया को पता ही चलता है। क्या फर्क पड़ना है उससे? हमें एक गलती बार बार नहीं करनी है, हमें अपनी गलती को रिवाइज करना है, अपने स्कोर को बढ़ाते चलना है, एंड इट विल हैपन। ठीक है। एक और चीज आप मुझे बताएंगे, समटाइम इन योर स्कूल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू ऐड अ टॉपिक ऑफ क्लास 12th इनटू क्लास 11th। बहुत सारे स्कूल्स में होता है। आपके स्कूल में होता है, डीपीएस में होता है, लोटस वैली में है, या डीपीएस में है, स्टेप बाय स्टेप में भी है, स्टेप बाय स्टेप में भी है, कुछ एक टॉपिक है। आप मुझे वो टाइमली बता देंगे, ताकि मैं क्या करूंगा, उन टॉपिक को 11th में क्लियर करा दूं आपको, सो दैट यू आर एट पार विद योर स्कूल सिलेबस। लेकिन सपोज आपका एक हफ्ते बाद एग्जाम है, और फिर आप 3 दिन 4 दिन पहले मुझसे बोलते हैं कि सर हमारा ये टॉपिक एग्जाम में आ रहा है, देन इट विल बी रिलेटिवली डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है। उस चैप्टर के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, उस चैप्टर की क्लासेस दे दूंगा, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो आपको मुझे बताना है, जैसे आपके स्कूल में पिछले साल क्या हुआ था, 11th क्लास में गुडविल का एक चैप्टर था, गुडविल बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो करा दिया था। और एक थर्ड बुक का कॉमन सेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वो कराया था। तो मैंने बच्चों को करा दिया था। डीपीएस कोई है, डीपीएस का यहाँ, डीपीएस नोएडा, उनके में इशू ऑफ शेयर एक चैप्टर था, वो करा दिया था। या हु इज देयर? Sir Arya, I'm from Deepest ओके, Noida. हाँ, फाइन। सो आपके स्कूल में देयर इज अ ह्यूज टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स, वो 11th में करा दिया था। तो वो हम कर लेंगे पहले से ही। आपको अपने टीचर से कंफर्म करना है, क्योंकि टीचर कीप्स चेंजिंग दैट थिंग, कि नहीं, कभी कभी वो कॉमन सेंस कंपैरेटिव, कभी वो गुडविल ले लेते हैं, कभी वो इशू ऑफ शेयर्स ले लेते हैं। दीज आर द टॉपिक फ्रॉम क्लास 12th, वैसा करके चलते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा टॉपिक आपके स्कूल में पहले होने वाला है। अच्छा, एक और चीज,
अब because teacher included a topic of class 12th into 11th, so they will delete any chapter from class 11th itself. जैसे कुछ स्कूल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक टॉपिक आपका 11th का वो नहीं पढ़ाएंगे, कुछ में बैंक रिकंसिलेशन नहीं पढ़ाएंगे, कुछ में कैश बुक नहीं पढ़ाएंगे, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे सारे टॉपिक आपके काम आएंगे। करेक्ट, सारे के सारे। एक एक बात और है कि 11th में वट एवर बेस यू आर एबल टू डेवलप, 12th में उसका बहुत फायदा मिलता है। आपका जो सीयूटी का सिलेबस होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसमें 12th का सिलेबस आता है। लेकिन अगर आपका बेस 11th का स्ट्रांग है, अगर आपका 11th का बेस स्ट्रांग है, तो 12th का सिलेबस आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। और जो टॉपिक आपके स्कूल में एलिमिनेट हो गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ पर। आप मुझे अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मेरा क्लास में कैश बुक चल रहा है और आपके 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 स्कूल में डिप्रिसिएशन चैप्टर करवा रहे हैं जो कि 4 चैप्टर बाद आएगा, और आपका एग्जाम भी है। अगेन सेम स्ट्रेटेजी, आप मुझे टाइमली बताएंगे, आफ्टर द क्लास आई टेक दैट टॉपिक विद यू, वीकेंड क्लासेस में लेके चलेंगे, ट्यूसडे थर्सडे वाले क्लास में लेके चल लेंगे, तो आई विल कंप्लीट दोज टॉपिक्स विद यू, ताकि आप अपने स्कूल के साथ एट पार पे रहें। मैं नहीं चाहता कि नंबर कटे स्कूल में, क्योंकि अगर आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट बनती है 9th 10th 11th एंड 12th, सारे नंबर देखे जाते हैं। 12th के प्रेडिक्टेड स्कोर जाते हैं, 11th का एक्चुअल स्कोर जाता है, तो आपको अपना 11th में स्कोर बहुत अच्छा करना है। ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद, ये जितनी भी आईआईएम है, ये 9th क्लास से आपके मार्क्स देखते हैं। अगर 9th से आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, 9th 10th तो निकल गई आपकी, उसमें तो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, बट 11th एंड 12th में आपको अपने नंबर अच्छे रखने हैं। आपके सीनियर आपको बोल सकते हैं 11th तो यार चिल करो, नहीं, कोर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप जितना मर्जी चिल करना है कर लीजिए, कोर शुड नॉट बी डाउनग्रेडेड, वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए, उसको नहीं खराब करेंगे। गॉट इट, वैसा करना है। ठीक है, कंसेप्ट एक्यूरेसी है, स्पीड है और प्रेजेंटेशन है, इन पे हम काम करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स उन्हें पता चल जाती है कि उन्होंने काम कर रखा है। एंड वी डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, खूब सारा मटेरियल मैं आपको दूंगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कोप अप विद। अच्छा, स्कूल में कई बार वो बहुत तेज चलते हैं, परेशान नहीं होना, मैं तेज नहीं चलता, आई विल मूव विद कंफर्टेबल स्पीड। अगर किसी को लगता है कि भाई हाँ स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो मुझे तुरंत से बता देंगे, तो विल सेटल डाउन द स्पीड, बढ़ानी है तो बढ़ा देंगे, घटानी होगी तो उसको घटा देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट इज वेरी न्यू, इसमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप मुझे बताना, जैसे लिखा हमने क्या, सोल्ड गुड्स टू अस बाय रमेश ₹5,000। बताइए इससे क्या समझ रहे हैं आप, क्या मतलब है इस लाइन का, सोल्ड गुड्स टू अस बाय रमेश। ठीक है, और फिर मैंने लिखा क्या, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम रमेश। इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, बताइए, कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस। ऑनलाइन में कैन एनीबडी ट्राई हियर, सोल्ड गुड्स टू अस बाय रमेश 5,000, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम रमेश। कोई भी बताए, हाथ खड़ा करके मुझे बताए, बोलो। आप बाकी लोग क्या कहते हैं, एनीबडी बताइए, डिफरेंस है कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, आपको सेम लग रहा है। ऑनलाइन में मुझे बताएं, रंजन मुझे बोलो बेटा, ये आपको दोनों चीजें सेम लग रही हैं जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या डिफरेंस है कुछ, डिफरेंस है सर। क्या डिफरेंस है बताओ। रमेश ने हमको दिया है 5,000 के गुड्स हाँ, और फर्स्ट आगे, फर्स्ट वाले में, और ठीक है सेकंड आगे। में हमने रमेश से लिए हैं 5,000 के गुड्स। अच्छा, दोनों अलग अलग हो गया। सॉरी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्या फर्क है दोनों में, बताइए। सर परचेज करा है एक से और एक को वापस दिया है। अच्छा जी, और कोई, ये दोनों सेम है। हमें अपनी बुक्स के हिसाब से क्या करना था, हम अपनी हम हम अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। वी परचेज, ये क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अस बाय रमेश, रमेश ने हमें सामान बेचा। अरे हम रमेश की बुक्स में थोड़ी अकाउंट एंट्री करेंगे, हम किसी बुक में करेंगे, अपनी रमेश ने हमें सामान बेचा तो हमने तो खरीदा ना, हमारे लिए परचेज।
तो ये डायरेक्टली गिवन था, ये इनडायरेक्टली गिवन था। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक और चीज देखना जरा। तो दोनों एंट्रियां सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब एक और चीज देखिए यहाँ पर, थोड़ी सी कॉमन सी चीज है। परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम रमेश, ठीक है, यूजिंग डेबिट कार्ड एक, और दूसरे में लिखा है यूजिंग क्रेडिट कार्ड। क्या फर्क है दोनों में बताइए आप? भाई डेबिट क्रेडिट कार्ड का तो इस्तेमाल करते हैं आपके पेरेंट्स, है ना, करते हैं ना? बोलो क्या डिफरेंस है? और ये कहां से जाएगा? नथु हलवाई के अकाउंट से? भाई ये भी तो बैंक से कटेगा, आप ही का बैंक होगा। अच्छा, अच्छा, और इसमें? अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस की चीज थी। अगर हमने अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करा, हमारे बैंक से मैसेज कट जाएगा। लेकिन हमने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करा, तो हमारे ऊपर एक एहसान बैंक का चढ़ जाएगा। इट मींस वी हैव अ लायबिलिटी, हमें फ्यूचर में पैसा देना है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में इस तरह की चीजें निकल कर आएंगी, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो कई बार सेंटेंस आपको सीधा दे रखा होगा, कई बार सेंटेंस आपको क्या रखा होगा, दे रखा होगा मतलब इनडायरेक्ट वे में दे रखा होगा। तो यू जस्ट हैव टू डिकोड दैट थिंग, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। हमेशा क्वेश्चन को एक बार टॉप से बॉटम तक पढ़िए और एक बार बॉटम से टॉप तक पढ़िए। अभी जैसे देखिए, 12th क्लास में देयर इज अ ट्रेंड, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट, ऐसा क्वेश्चन आता है। पहले पूरा क्वेश्चन दे देंगे, नीचे एक लाइन लिखेंगे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, हो गया क्वेश्चन। अब कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ये लिख के देता है। और आपकी बुक में 95% क्वेश्चन कैसे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वाले। 5% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला। तो आपने आदत प्रैक्टिस किस चीज की करी? अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करी। एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया? एंट्री पूछ लिया। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ी, एंड यू स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चन फेनेटिकली। रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल बनाया, और जब आप नीचे जाते हैं तब आपको लगता है ओह, हम तो धप्पा हो गए, इसने तो हमसे क्या बोला था? जनरल एंट्रीज बोली थी। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर जनरल एंट्री और आप अकाउंट बना के आ गए, विल यू गेट मार्क्स? नहीं मिलेगा। अब आपने अगर ऐसा कर दिया, 15 मिनट 20 मिनट खराब कर दिए उसमें, अब आपका काटने का मन करेगा उसको, दोबारा करने का मन करेगा उसको, हो गई फ्रस्ट्रेशन, दिमाग खराब करना शुरू, और आगे परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। सो बेटा, सबसे जरूरी चीज है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या वो पूछ रहा है आपसे, वो आपको देखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं पता है एग्जाम में, एग्जामिनर ने पूछा 4 एंट्री बनानी है, वो 8 बना के आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, नहीं होगा एग्जामिनर इंप्रेस। वो लिख देगा बड़ा, जैसे आपको तो आपने आपने 1 2 3 4 5 और 6, आपने 2 एंट्री हैं, ठीक है। ये लिख देगा क्या यहाँ पर, नॉट आस्क्ड, ऐसे ऐसे नंबर लिख देगा, नंबर ही नहीं देगा। क्यों देगा भाई? एज एन एग्जामिनर उसे सब कुछ चेक करना है, आपकी ये एंट्री ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, वो यहाँ 4 लिख देगा, ठीक है। और जो आगे की 2 एंट्री करी उसको क्रॉस करके लिख देगा नॉट आस्क्ड, नंबर ही नहीं मिलेगा आपको। आपको पूछा गया जनरल एंट्रीज, आपने बना दिया अकाउंट, बिल्कुल ठीक है हर चीज, स्टिल यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल मार्क, एक भी नंबर नहीं मिलना आपको उसमें, बिल्कुल नहीं मिलना आपको। धीरे धीरे जब आप हम आगे आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। एक और गड़बड़ जो हमारे स्टूडेंट करते हैं 11th क्लास में, कि कंप्लीटली इग्नोर थ्योरी। आपको मालूम होगा ना, आपको बोला गया कि अकाउंटेंसी इज चैप्टर, अकाउंटेंसी इज सब्जेक्ट विच इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 तक पूरी थ्योरी है, उस पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं उसमें। और वो आपके सब्जेक्ट का बेस है। थ्योरेटिकल बेस अगर स्ट्रांग होता है आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आपको बड़ा मजा आएगा, एंड विल डिस्कस द लॉजिक, ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आएंगी। क्या होता है कि थ्योरी पढ़ते नहीं है, और 11th के फर्स्ट यूटी में या फर्स्ट टर्म एग्जाम में टीचर भर भर के थ्योरी डालते हैं, और थ्योरी तो आप पढ़ के नहीं जाते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ स्टूडेंट्स? सर थ्योरी एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे। हाउ विल यू रीड आफ्टर 1 डे बिफोर द एग्जाम?
ठीक है, नहीं पढ़ी जाती। तो जो प्रैक्टिकल रिवाइज करना होता है वो भी खराब होता है, तो थ्योरी तो आपने वैसे ही नहीं पढ़ी है। और अगर थियोरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो जो भी प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाऊंगा वो फिर बेकार होता चला जाएगा। आई एम्फोसाइज 100% इन थ्योरी। आपको जो ये डॉक्यूमेंट दिया गया है आप देख लीजिए इसमें। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स डालेंगे, बहुत कुछ दिया हुआ है। आई टोटली एम्फोसाइज ऑन आफ्टर ईच एंड बिफोर ईच एंड एवरी चैप्टर मैं बहुत डिटेल में आपको थ्योरी बताऊंगा, और उसको सिर्फ पढ़ना है और एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो 100 मार्क्स नहीं ले पाते ना उनका कहीं ना कहीं थियोरेटिकल कंसेप्ट खराब होता है। ठीक है, मैं बार बार 100 बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि 100 से मैं मतलब बहुत फैनेटिक हूँ कि नहीं 100 के बिना कोई बच्चा बच्चा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास में अगर 100 लाते हैं, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट 57 भी लाया था। आई एम द सेम स्टूडेंट जिनके 100 आए, मेरे पास वही सेम बच्चे थे, मैं सेम टीचर था जिसके 100 आए थे, और आई एम द सेम टीचर जिसके बच्चे के 57 भी आए थे। तो क्या डिफरेंस रहा होगा भाई? प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का डिफरेंस रहा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो आपको समझ में आएगा, अगर आप घर जाके उसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने घर जाके पढ़ा तो एक हफ्ते बाद फिर से दोबारा से उसको रिवाइज करना है। ठीक, एक नोटबुक आप बनाएंगे, जो एक बार दिखाना नोटबुक अपनी जरा, देखिए। ये नोटबुक जो है ना बड़े साइज की थोड़ी सी, बिग एंड ब्रॉड, बड़े साइज की, थोड़ी मोटी होगी तो भी चलेगा। बड़े साइज की नोटबुक पे काम करेंगे आप लोग। ठीक है, छोटे साइज की नोटबुक में क्या होता है, हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें पूरा का पूरा पेज भर जाता है, तो आपको बड़ी साइज की नोटबुक अपने पास रखनी है। टेक्स्ट बुक आपकी अभी मार्केट में नहीं आई है, आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी डोंट वरी। मैं खरीद ली, पुरानी खरीद ली। अच्छा, नहीं नया एडिशन आएगा इसका। हाँ, कोई बात नहीं। तो जो जब बुक आएगी तब आप ले लेना। हमें दो बुक्स यूज करनी होती है, एक एनसीईआरटी की विच इज ऑनलाइन अवेलेबल, ऑनलाइन में है उसका लिंक। ठीक है, और एक एक टीएस ग्रेवाल की किताब होती है जो आपके स्कूल में चलती है। मैं इसमें से कुछ भी नहीं कराऊंगा, ये तो प्रैक्टिस के लिए है आपके। टीएस ग्रेवाल को हम प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे। मेरा अपना कंटेंट अपना मटेरियल होता है, दैट आई विल गिव यू, और उससे हम कंसेप्ट डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस आप इस किताब से कर लेंगे। लेकिन टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन इस किताब से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वो तुम्हारे अपने बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं। और देखिए, आपका अगर यूटी हो जाता है ना, उस यूटी की आप फोटो खींच के क्लास ग्रुप पर डाल देंगे, ताकि बाकी लोगों को तो पता चले कि किस स्कूल में कैसा यूटी आया है। एंड इट विल बी अ प्रैक्टिस मटेरियल फॉर ऑल अदर स्कूल्स, उनके लिए प्रैक्टिस मटेरियल बनेगा। बट इट्स अ गुड हैबिट। आपका ड्यूटी हो जाए, आप क्या करें, उसकी फोटो खींचिए, क्लास ग्रुप पर डाल दीजिए। क्लास ग्रुप पे आपको कभी भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह कुछ नहीं करना, ना होली दिवाली दशहरा न्यू ईयर का कोई मैसेज नहीं डालना, प्लीज प्लीज। पेरेंट्स भी होते हैं क्लास ग्रुप में, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बहुत ज्यादा, इतने सारे मैसेजेस हैं। सिर्फ जब आप क्लास के अंदर आते हैं तो अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट लिख देंगे, प्रेजेंट सर, बस दैट विल बी फाइन, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इफ यू हैव अ डाउट, अगर आपको लगता है कि वो डाउट सबको देखना चाहिए, तो आप उसकी फोटो खींच के डाल दीजिए, मैं या कोई भी बच्चा उसका आंसर कर देगा। और अपने डाउट अगर आप क्लास ग्रुप पर डालते हैं तो दैट विल बी अ प्रैक्टिस। क्योंकि हो सकता है जो डाउट आपका आज है कल परसों किसी और का भी हो सकता है। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि सामने वाला डाउट पूछा है, दैट कुड नॉट बी माई डाउट इन फ्यूचर। भाई हो सकता है उसने थोड़ा पहले पढ़ लिया हो, उसका डाउट आ गया। और सुनो, मेरे टीचर पता क्या कहते हैं, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। सिंपल सा मंत्र है उनका। जो जितना पढ़ाई करेगा उसके उतने ही कंफ्यूजन होंगे, उतने ही डाउट्स होंगे। जो पढ़ेगा ही नहीं उसके डाउट कहाँ से आएंगे? तो अगर आप डाउट पूछते हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप डाउट नहीं पूछते हैं तो मतलब नहीं चल रहा था। ठीक है, इस बुक के सॉल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। लोग क्या करते हैं, मैंने होमवर्क दिया और वो ऑनलाइन से आंसर उठाएंगे और कॉपी कर लेंगे। अच्छा बताइए, इससे किसको क्या फायदा होने वाला है? इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू मी? नहीं, मुझे तो किसी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। वट एडवांटेज यू विल गेट, आंसर कॉपी करके क्या मिलेगा आप बताइए? किसी को लगता है कुछ मिलेगा उसका फायदा? नहीं मिलेगा, कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला आपको इससे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नकल नहीं मारनी है कहीं से भी, अपने फ्रेंड से भी कॉपी नहीं करना है, सॉल्व करिए खुद। नहीं सॉल्व होगा क्लास में आके फिर हम देखेंगे। अगर वो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया, एक ने नहीं सॉल्व करा, तो आई टेल कि भाई उसकी नोटबुक से देख ले क्या गलतियां क्या गलतियां। तो अगर किसी से भी नहीं सॉल्व कर पाया या मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाए तो आई सॉल्व इट हियर।
वैसे वंस आई हैव गिवन द कंसेप्ट, तो मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको परेशानी उत्पन्न करेगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर लगता है कि कोई डाउट या कोई परेशानी आ गया, सो एज सुन एज वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर, हमने कंसेप्ट बताया, फिर मैंने बुक का यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएंगे। अगली क्लास में पहले आप डाउट पूछ लीजिए, या पहले अगला कंसेप्ट सीख लेंगे फिर हम डाउट पूछ लेंगे, ऐसा करके चलेगा। ठीक है। अब आपका काम क्या होगा, जब आप स्कूल जाएंगे, जब भी आपका स्कूल खुलेगा सभी का, किसका खुला है स्कूल आपका, और कौन सा आपका? हाँ, अच्छा आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्कूल खुल गए ना सारे, कुछ लोगों के नहीं खुले होंगे। तो जब स्कूल खुलेंगे, हाँ खुल गए ना, जब स्कूल खुलेंगे तो आपको सिलेबस की बुकलेट बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आपको चैप्टर तो बता ही देंगे कि अभी फर्स्ट यूटी में ये सब चैप्टर है। शुरू शुरू में सबके बड़े अच्छे नंबर आते हैं, दोज हु आर हैविंग ट्यूशन, दोज नॉट हैविंग ट्यूशन, तो सबके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू होते हैं, जर्नल एंट्री, कैश बुक, डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है, फिर परफॉर्मेंस ऐसे डिप होनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यू जस्ट हैव टू प्रमोट द ट्यूशन, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आप पहले दिन से आ रहे हैं तो आप लोगों के साथ ये परेशानी नहीं आएगी। यू विल कंफर्टेबली हैंडल वट एवर कंटेंट इज देयर इन द क्लास और इन योर सिलेबस। सिलेबस की एक सॉफ्ट कॉपी मैं क्लास ग्रुप पर डालूंगा अभी। कुछ टॉपिक हैं जो कि डिलीटेड है सिलेबस में से, आप स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो टॉपिक मुझे लगता है कि हाँ डिलीटेड है लेकिन मेरे स्टूडेंट को आना चाहिए, वो मैं करवाऊंगा। जैसे जब आपका सिलेबस खत्म होता है, एक टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। आपके सिलेबस में पता है कितने एडजस्टमेंट्स हैं? आपके सिलेबस में सिर्फ 13 एडजस्टमेंट्स हैं। 13 एडजस्टमेंट्स होती है, मतलब 13 सब टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं उस चैप्टर में। लेकिन मैं पता है कितने टॉपिक कराता हूँ? 32। मैं 32 कराता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये 32 के 32 आ गए, तो क्लास ट्वेल्थ में एक बुक है फर्स्ट बुक, इसकी वेटेड है 36 मार्क्स की। 36 मार्क्स के उस कंसेप्ट वाली बुक में से आपके कहीं भी कोई भी कंसेप्ट गड़बड़ा नहीं सकता। हम इस तरह से लेके चलते हैं उसको। तो लोगों को लगता है यार इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, सिलेबस के आउट की चीजें क्यों करा रहे हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद आपको 11th 12th का बोर्ड का सिलेबस थोड़ी है, आपको बाहर जाना है, आपके पास वाइडर सिलेबस होंगे। सीनियर क्लासेस में तो ये मान के चलते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर क्या मान के चलते हैं कि बच्चा 11th 12th में पढ़ के आया होगा। और पोस्ट कोरोना सीबीएसई ने सिलेबस काट काट के इतना छोटा कर दिया है, कुछ बचता ही नहीं पढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले, इतना सब करने के बाद भी हम सिलेबस आपके स्कूल से पहले खत्म कर लेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है। और जब आपका टर्म एग्जाम होगा ना, तो मैं एक फुल लेंथ का टेस्ट लूंगा सबका, 3 घंटे वाला, बिफोर योर टर्म एग्जाम। तो आप एक पता करके रखना कि आपका टर्म एग्जाम कब होगा। आपके 11th में 2 टर्म एग्जाम होते हैं, एक फर्स्ट टर्म कहते हैं और एक एनुअल होता है। ठीक है, सो दैट यू शुड बी रेडी टू फेस द एग्जाम। क्योंकि 10th में एग्जाम का पैटर्न अलग तरह का होता है, यहाँ अलग होता है। यू नो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी के पेपर में? है किसी को आइडिया? अच्छा, 10th में आपने मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर, कितने क्वेश्चंस का पेपर दिया था मैथ्स में? मैथ्स में कितना, कितने? हाँ, 39। 39 किस सब्जेक्ट में थे? इसमें, साइंस में? साइंस में वो एक एक डेडेड पेज के आंसर होते हैं क्या उसमें? साइंस में नहीं होते ना। अकाउंटेंसी में 11th और 12th के क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, बोलने के लिए एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, लेकिन भर भर के कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर। और बचे हुए 14 क्वेश्चन जो होते हैं, वो 6 मार्क्स भी होते हैं, 5 मार्क्स भी होते हैं, 4 मार्क्स भी होते हैं, 3 मार्क्स भी होते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता। 6 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम एक पूरा पेज और 1.5 पेज लग जाता है। बोर्ड की जो आंसर शीट आती है ना, वो आती है आपकी मेरे ख्याल से 42 पेज की आंसर शीट आती है, जिसमें से कुछ बच्चे पूरी 42 की आंसर शीट भर लेते हैं, और फिर 6 पेज की एक आंसर शीट और लगाते हैं। इतना भी होता है। और आप ये सब तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव अ स्पीड। स्पीड कब पड़ेगी? व्हेन यू हैव अ कंसेप्ट एंड व्हेन यू हैव एन एक्यूरेसी। एक बार में करेंगे, आंसर निकलेगा, अगले आंसर पे चलेंगे आप, तो क्यों रखेंगे? ठीक है ना। तो आज मेरा सिर्फ टारगेट आप लोगों के साथ क्या था, जस्ट टू फेमिलराइज मेरा काम करने का तरीका क्या है, कंसेप्ट कैसे होते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आई स्टार्ट विद द थियोरेटिकल चैप्टर। चैप्टर 1 होता है
बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स वाला उसको लेके चलेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो लेके चलेंगे। तो आज मैं क्लास ग्रुप में आपके साथ 11th का सिलेबस शेयर कर लूंगा। उसका प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज डिजिटली इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। नोट्स का डेफिनेटली आई गिव यू द प्रिंट आउट्स। तो जब आप अगली क्लास में आते हैं तब मैं आपको चैप्टर 1 का नोट्स दे दूंगा जैसे ये बना हुआ है। हमारी बुक जब मर्जी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 थियोरेटिकल चैप्टर हैं, उन तीनों के नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है। देन चैप्टर 4 एक प्रैक्टिकल चैप्टर होता है जिसमें एक 2 पेज की वर्कशीट है और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब हम उस वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन एनी टेक्स्ट बुक ऑफ द कंट्री। किसी को भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, रेगुलर रहिए क्लास में, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन तब करना है जब क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन इशू हो, यू आर नॉट वेल एंड कम्यूटिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू, या मौसम मौसम खराब हो गया है, उस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तब। बट दैट शुड नॉट बी अ रेगुलर थिंग। ऑफलाइन में आएंगे ज्यादा अच्छे से चीजें होंगी। हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर मजाक बनाते हैं, एक दूसरे का एग्जाम्पल लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करके सीखते हैं चीजों को। इट हैपन्स इन दैट वे। ठीक है। ये अभी का सेशन इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसमें कुछ देखने लायक तो कुछ है नहीं, रख दिया है। ऐसे ही जो आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, क्लास 1 क्लास 2 डेट वाइज एक प्लेलिस्ट बना रखी होगी मैंने, उसके अंदर आप देखेंगे। आपका कुछ भी क्लास मिस हुई है तो आप उसको देख सकते हैं उसके अंदर और उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। बाद में कुछ अच्छा आपको लगता है कि भाई हाँ कोई दूसरा टॉपिक जो 12th वाला आपके पास आने वाला है मेरे से पढ़ेंगे, मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा और सामने बैठ के भी उसको पढ़ लेंगे। तो आपके पास ट्रिपल सपोर्ट रहेगा। यू वुड हैव बीन रिकॉर्डिंग विद यू वुड हैव मटेरियल विद यू, और आप मेरे साथ बैठ के नीचे की तरफ बैठ के पढ़ सकते हैं। एज सुन एज क्लास इज ओवर वी जस्ट गो टू द लास्ट बेंचेस, वहां बैठ के हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। किसी को लगता है कि भाई घर में प्रैक्टिस नहीं होती है, उससे कई बार होता है ना कि घर में डिस्ट्रैक्शन होता है, घर में जाते हैं उनका पेट आ जाता है या आसपास कुछ वैसा होता है, तो कोई बात नहीं, आप 5 बजे आ जाइए यहाँ पर। आपकी क्लास 6:15 से होगी ना, 5 बजे से 6:15 तक पीछे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, 6:15 से 7:15 तक अपनी क्लास करेंगे, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम, है ना। सो देर इज नो ऑब्स्टिकल। यहाँ आप एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ सकते हैं, पहले आके पढ़ सकते हैं, बाद में बैठ के पढ़ सकते हैं। योर डेज आर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे के दिन भी आके यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है। लाइक इफ आई एम टीचिंग टू क्लास 12 स्टूडेंट, ऐसा तो होगा नहीं ना कि पूरा का पूरा 2 घंटा में उनको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ। मैंने पॉज किया, उनको क्वेश्चन करने के लिए दिया, आई कम टू यू, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। दिस इज द वे वी प्रोसीड एंड आई बिलीव इन ऑनेस्टी इन एफर्ट्स। आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर गया, कोई जेन्युइन रीजन है तो ही आप उसको एक्सक्यूज मानूंगा मैं, अदरवाइज नहीं। काम तो करना पड़ेगा भाई, बिना काम करे कुछ होता नहीं। ठीक है। समटाइम अगर बच्चे काम नहीं करते तो मैं थोड़ा सा हार्श हो जाता हूँ, ये ध्यान रखना। तो आप मुझे कोई ऐसा मौका देंगे ही नहीं। मैंने बोला ना मुझे आरओआई देना है। आरओआई कब आएगा? जब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। आपकी परफॉर्मेंस कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको अपने स्कूल में टॉप करना है, एक्सेल करना है, सब्जेक्ट की ग्रिप लेनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। वो ग्रेजुअली हो जाता है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क, बोलिए। टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टीएस ग्रेवाल है, एनसीईआरटी ऑनलाइन अवेलेबल है, टीएस ग्रेवाल अभी आई नहीं है, मटेरियल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। अगर मुझे लगा कि कभी कोई क्लास बड़ी करनी है तो मैं क्लास ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि टुडे क्लास इज गोइंग टू बी फ्रॉम 6:15 टू 7:45 या 7:30। आपके पेरेंट्स तब आएंगे लेने के लिए। ठीक है ना। बस वैसा। बस ऑल फ्रॉम माय साइड। और किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है। तो ऑनलाइन में एनी डाउट, आनंद को, शौर्य को, आर्य को, या फिर विधि को, या विकास? नो नो सर। सर। No, sir. हु इज विकास हियर? ओह सॉरी सर। ओके। Krishna Shiva's प्रसन्न। father. ओके सर। ठीक है। Okay. Okay. So we are going to wind it up today. Next class we will study with the content. We'll start with the content. You will get your notes. जब आप आएंगे, जैसे आज को मैंने हार्ड कॉपी दी है नोट्स की, in the next class you will get it. ठीक है। और फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। And that's going to be interesting. रटना कुछ नहीं है आपको, हर चीज लॉजिकली प्लेस्ड है। अकाउंटेंसी में रटना कुछ नहीं है, हर चीज लॉजिकली प्लेस्ड है।
एंड आपको मजा आएगा करने में, दैट्स माई गारंटी। ठीक है, तो वी आर वाइंडिंग अप टुडे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और सुनिए, 6:15 अगर क्लास शुरू होती है तो 6:20 तक मैं इंतजार करूंगा, सिर्फ 5 मिनट का इंतजार करूंगा, आई स्टार्ट द क्लास। तो आप 6 बजे से पहले आ जाइए, पीछे बैठ जाइए, दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम। ठीक है, 6:15 पर आपको हर हालत में होना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6:20 तक। 6:20 में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, आई विल नॉट वेट फॉर एनीबडी। ठीक है, जिसका जो छूटेगा फिर रिकॉर्डिंग देखिए, मैं यही बोल सकता हूँ। ओके, चलिए, सो बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर